हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था पादप पुस्तक वाला, और एक दिन क्लास नहीं आई भाई। आपको भी पता थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो इसी वजह से क्लास नहीं आ पाई। तो पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है फिजिक्स का, और टॉपिक का नाम है ध्वनि की चाल। देखो वैसे तो ये टॉपिक ध्वनि का ही है, लेकिन मैं शॉर्ट टॉपिक में क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे साइंस को मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो साइंस को देख रहे हैं, तो उनको लगातार ये टॉपिक करवाना मतलब उनके ऊपर से जाने वाला सिस्टम हो जाता है ना। तो जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, पहले वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं, अपने चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर कंप्लीट फिजिक्स बाय नरेंद्र कुमार लिखा हुआ है। उस क्लास में ध्वनि तरंगे चैप्टर है अपना, तो वहां पर जाकर उस चैप्टर को देख लें ताकि आपको पता लग जाए भी अपने आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो नई चीज कोई नहीं है, पर फिर भी आप एक बार उसको रिवाइज कर लें फटाफट। और जो बच्चे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, तो वो अगर उन्होंने नोट्स बनाए हैं तो पिछले टॉपिक की एक बार रीडिंग मार ले 5-10 मिनट में, उसके बाद में इस क्लास को देख ले। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों ने रीडिंग की हुई है वो इस क्लास को लगातार देखें, कोई दिक्कत वाली बात उनके साथ नहीं होगी। उसके बाद में मैंने एक चीज और नोटिस की थी कि सब्सक्राइब जो बच्चे देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे भी, वीडियो को देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं ना आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, पहली बार यूट्यूब पर आपसे कुछ मांग रहा हूं। तो चीज ये, अगर आप वीडियो को देख रहे हो ना, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो है चाहे वो लॉन्ग वीडियो है, अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट कर दिया करो। उससे क्या होता है, यूट्यूब में हमें ये एक मोटिवेशन मिलता है कि यूट्यूब होता है वो वीडियो को आगे रिकमेंड करता है और लोगों तक पहुंचाता है। मेरा कहने का मतलब, आप एक लाइक और कमेंट करोगे ना तो वो वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी। और आप देख के छोड़ दोगे तो यूट्यूब इसको ये समझता है कि वीडियो में कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको वहीं रोक देता है। तो वीडियो को देख रहे हो, जितने व्यू आते हैं उतने लाइक और कमेंट आ जाए तो वीडियो अच्छे से ग्रो कर जाती है ना। तो इतने में आपका क्या जाता है, एक लाइक ही तो करना है। 20-40 मिनट की मैं मेहनत करके क्लास आपके लिए बनाता हूँ, तो आप थोड़ा सा लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो। और जो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं भी, मुझे वो तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो उससे पहले कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कोई किसी भी वीडियो पर कमेंट डाल दीजिए कि सर हम इस वजह से चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अनसब्सक्राइब कर रहे हो ना, क्योंकि आपने तो करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ, आपका फोन है आप कर सकते हो। तो उसमें ना कमेंट बस इतना डाल दिया करो ताकि मुझे मेरी कमी पता लगे ना, भी इस आपको जो चीज चाहिए वो मैं नहीं दे रहा, वो क्या चीज है पढ़ाने से रिलेटेड। भी हाँ सर ये कंटेंट हमें चाहिए, आपके कंटेंट में जान नहीं है, कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है, जो भी आपको लगे। तो अनसब्सक्राइब कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आपका फोन है, आपकी थिंकिंग है, आप मेरे से बेटर डिजर्व करते हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो इस वजह से अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट। टॉपिक है अपना ध्वनि की चाल। हमने कल बात कर ली थी कि ध्वनि की जो तरंगें होती हैं, या ध्वनि तरंगों के रूप, ध्वनि एक ऊर्जा है, यह भी तरंगों के रूप में गति करती है। कौन सी तरंगें होती हैं? पिछली वाली क्लास में बताया था, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं प्यारे बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ये इस तरह से गति कर, संपीड़न और विरलन में गति करती है ना। ये बात भी हमने देख ली थी, किस में गति करती है? संपीड़न और विरलन में। संपीड़न व विरलन में ये गति करती हैं, ये बात भी आपको पता है। एक हमने और बात की थी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो माध्यम में गति करती हैं, यानी कि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ध्वनि तरंगों निर्वात में गति नहीं कर सकती। किसमें गति नहीं कर सकती? निर्वात में। कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि ये निर्वात में कैसे गति नहीं करती वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको शेयर की हुई है पिछली ध्वनि तरंगों वाली क्लास में। आज अपनी बात करेंगे सिर्फ ध्वनि की चाल पे। चलिए करते हैं शुरू। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि तरंगों की जो विभिन्न माध्यम है, अपनी ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ध्वनि तरंगों को माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या गैस हो सकती है। तीन ही माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये हर माध्यम में, अलग अलग माध्यम में इनकी चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। ऐसे नहीं अभी ठोस में भी वही चाल है, द्रव में भी वही चाल है और गैस में भी वही चाल, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ठोस में इनकी चाल अलग होगी, गैस द्रव में इनकी चाल अलग होगी और गैस में इनकी चाल अलग होगी, है ना। ये बात होती है। इस बात का मतलब यह है कि विभिन्न माध्यम का मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये आपके 3 माध्यम होते हैं। आप ऐसे कि जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, हो गए नोट्स, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं इनको माध्यम की आवश्यकता कैसे होती है या क्या माध्यम होता है। तो माध्यम आपका ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। इन 3 माध्यम के अलावा है ये गति कर सकती है, इन 3 माध्यम में ये गति करेगी। चलो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना मैं आपको चीज बताता हूं। ये देखो, अब ये मार्कर है, ये ठोस है। अब मैं इसको ठोस से इस ठोस से टकरा रहा हूं, आवाज आ रही है बिल्कुल, यानी ध्वनि उत्पन्न हो रही है ज्यादा। यही अगर मैं इस गैस, अब आपको पता है इस वायुमंडल में यहां पर ये वायु है, तो मैं इस वायु में इसको वायु के साथ इसके संपर्क में आ रहा हूं, कोई नॉइस आ रही है? नहीं आ रही। थोड़ा सा स्पीड में करता हूं तो हल्की से सूं की आवाज नजर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो ठोस माध्यम में ज्यादा गति करती हैं और गैस माध्यम में कम, और निर्वात में गति नहीं करती। चलिए सारी चीजें क्लियर करेंगे। पहली लाइन आपको क्लियर होती है कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भी क्या होती है? विभिन्न भिन्न होती है। अब ये चाल होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर, माध्यम की एक तो प्रत्यास्थता पर निर्भर करेगी और एक करेगी घनत्व। ये आपका होता है प्रत्यास्थता गुणांक। अब कई बच्चे जो अभी जुड़े हुए हैं उनको लगेगा कि सर ये क्या बारे बारे शब्द लेके आ रहे हो आप, प्रत्यास्थता, है ना। तो अपनी फिजिक्स का भी टॉपिक आया हुआ है द्रव की अवस्थाएं, इसी में है द्रव की अवस्था, जिसमें स्पेशल प्रत्यास्थता वाला टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। तो आप वो प्रत्यास्थता वाला टॉपिक देख लोगे तो आपका प्रत्यास्थता सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको रिकॉल करवाना चाहूं तो प्रत्यास्थता होती है कि किसी भी पदार्थ का यह गुण होता है कि वो अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो माध्यम की एक तो प्रत्यास्थता, माध्यम में क्या होनी चाहिए? प्रत्यास्थता होनी चाहिए, और दूसरा माध्यम में घनत्व होना चाहिए। ठीक है, घनत्व पर निर्भर करेगी प्रत्यास्थता और घनत्व। घनत्व और प्रत्यास्थता पर मैंने पदार्थ की अवस्थाओं पर अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हो कि प्रत्यास्थता क्या होती है या घनत्व क्या होता है। अब मैं अगर इस प्रत्यास्थता पर विचार करने लग जाऊं तो अपना तो टॉपिक इसी में चला जाएगा ना। तो प्रत्यास्थता वाला अगर आपको देखना है तो उस पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्रत्यास्थता मोटी मोटी बात आपको बताई दिया है कि किसी भी पदार्थ का यह गुण होता है कि वो अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है। ठीक है, अब न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन एक वैज्ञानिक था, फादर ऑफ फिजिक्स थे। न्यूटन को आप अच्छी तरह से जानते हो। तो न्यूटन ने एक सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर दिया। सैद्धांतिक का मतलब होता है, इसने मतलब प्रैक्टिकल की अपने तौर पे और सिद्धांत दिया एक, उस पर सिद्ध कर दिया कि जो ध्वनि की चाल होती है, किसकी चाल? ध्वनि की चाल। ठीक है, चाल को आपको पता है वी से, स्मॉल वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल वी से चाल लिखते हैं और कैपिटल वी से वॉल्यूम यानी कि आयतन लिखते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अभी काम आएगी। तो इसने कहा कि जो चाल होती है ना वो किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता पर और घनत्व पर। प्रत्यास्थता और घनत्व पर। तो प्रत्यास्थता होती है आपकी E और घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी आपका D, है ना। इसका जो रूट होगा या वर्गमूल होगा, इस प्रकार के अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ध्वनि की चाल मिल जाएगी। ये सूत्र नोट डाउन करो, एग्जाम में पूछ सकता है। v इज इक्वल टू E अपॉन में D रूट, ऊपर इसके रूट लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यास्थता होगी और ये आपका घनत्व हो गया, दोनों होगी ना। न्यूटन ने ये चीज सिद्ध कर दी थी। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी इतनी तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब न्यूटन ने 2-4 बातें और बताई। अब न्यूटन की बातें चल रही हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। न्यूटन ने कहा कि अगर माध्यम कैसा हो? ठोस हो। माध्यम कैसा हो हमारे पास? अगर हम ठोस माध्यम ले, ठोस जैसे ठोस पदार्थ होता है ना तो वो माध्यम की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे सर ठोस माध्यम क्या होता है? तो कोई भी पदार्थ है अगर वो ठोस है तो वो माध्यम की तरह ही काम करता है। क्लियर? ठीक है, ठोस माध्यम के लिए आपको पता है अनुदैर्ध्य तरंग चाल। ये थोड़ा सा इसने कंफ्यूजन किया है, अनुदैर्ध्य तरंग चाल दे दिया। तो आपको ये बात तो पता ही है ना
कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये आपने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो उसके लिए इसने बोल दिया कि जो आपका चाल होगी ना वो v इज इक्वल टू आपका y अपॉन में d, y अपॉन में d। ये आपका y होता है ना, इसे बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। सर इसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्यों बोलते हैं? तो ये भी मैं आपको प्रत्यास्थता वाली टॉपिक में करवा चुका हूं। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ध्वनि तरंगे और प्रत्यास्थता दोनों वीडियो आप देख के आइए, आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में डी तो वही घनत्व हो गया। ठोस के लिए आपका ये सूत्र रहेगा v इज इक्वल टू वाई अपॉन में डी। ठीक है, ऊपर में रूट लग जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि माध्यम द्रव हो और गैस हो, कैसा हो? या तो माध्यम द्रव हो या माध्यम गैसीय हो। ठोस के लिए बता दिया, अब वो द्रव और गैसीय अवस्था के लिए बता रहा है, तो वहां पर क्या आएगा? v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन में d, कैपिटल अपॉन में कैपिटल B अपॉन में d रूट। ये रूट हर पे आएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों सूत्र आप याद रखो या कॉपी में नोट डाउन करो। चलिए इसको ना पहले अच्छे से आप तीनों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह सूत्र आपके आगे काम आएंगे। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है। फिजिक्स बच्चों को क्यों टफ लगती है? इन सूत्र की वजह से। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे तैयारी करते हो, आगे बढ़ते हो, तो इन सूत्र का काम बहुत होता है। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। फटाफट इस सूत्र को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको रफ करने वाला हूं। चलिए ये बात न्यूटन ने बोल दी। कितने सूत्र हो गए? 3 सूत्र हो गए ना। अब न्यूटन ने बोला पहले द्रव और गैस के लिए तो बता दी, अब इसने ना गैस के लिए कुछ अलग बातें बोल दी। वो बात तो उनकी सही है, लेकिन गैस के लिए इसने कुछ अलग एक बात और बोल दी, गैसीय अवस्था के लिए या गैसीय माध्यम के लिए। वो बात न्यूटन ने क्या बोली वो आप ध्यान से सुनना। न्यूटन भाई साहब ने गैस के लिए कहा, क्या कहा? कि जब अनुदैर्ध्य तरंगे, जब अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि ध्वनि तरंगों की बात कर रहा है ना। अपने टॉपिक ध्वनि तरंगे पढ़ रही है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि ध्वनि तरंगे, कि जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी गैस में चलती हैं, गैस में चलती हैं या गैसीय माध्यम में चलती हैं, गैस या गैसीय माध्यम में चलती है, तो गैस का ताप स्थिर रहता है। ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है। जब अनुदैर्ध्य तरंगे गैसीय माध्यम में चलती है, तो उस गैसीय माध्यम का जो तापमान होता है या जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। अतः गैस का समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक V का मान। अब इसने बोल दिया कि अगर आपका टेम्परेचर स्थिर रहता है गैस में, अब आपका जो समतापी आयतन गैसीय समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि B, ये तो हम पढ़ के आए हैं ना पीछे। क्या पढ़ के आए हैं आप बोलोगे सर ये B कहां से आ गया? तो ये B किस B की बात कर रहा है? अभी हमने जो अध्ययन किया है, क्योंकि ये आपका B का मान क्या होगा? कब? नॉर्मली अगर देखा जाए द्रव और गैसीय अवस्था के लिए तो यह सूत्र रहेगा। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि अगर जब ध्वनि तरंगे या जब अनुदैर्ध्य तरंगे गैसीय माध्यम में गति करती है, तो गैस का जो आपका टेम्परेचर रहता है वो नियत रहता है या स्थिर रहता है, तब आपका समतापी आयतन गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि B का मान, इस B का मान क्या होगा? वो गैस के प्रारंभिक दाब P के बराबर होता है। ये जो गैस का शुरुआती जो टेम्परेचर होता है ना उसके इक्वल रहेगा। यानी कि इसने मोटी मोटी बात ये कह दी B इज इक्वल टू P। इसके लिए गैस के लिए ये बात इसने किसके लिए बोल दी? गैस के लिए बोल दी। किसके लिए बोल दी ये बात इसने? गैस के लिए ये बात बोल दी। ठीक है, अतः गैस में ध्वनि की चाल V इज इक्वल टू P अपॉन में D। B की जगह P लिख दो, बात खत्म। सिर्फ गैसीय अवस्था या गैसीय माध्यम के लिए ये बात न्यूटन भाई साहब ने बोली थी।
क्लियर? एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, फिर भी किसी चीज में दिक्कत आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूं ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। चलिए, क्या बोला था? न्यूटन ने पहले नियम दिया, क्या दिया कि जो ध्वनि की चाल होती है वो v इज इक्वल टू क्या होती है आपकी, E अपोन में d होती है। बिल्कुल सही बात। यहां पर इसने कोई माध्यम नहीं दिया। ये आपका E क्या है? ये आपका E होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक। और आपको पता है माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं सर। एक माध्यम होता है आपका ठोस, एक द्रव और एक गैस। ठोस के लिए इसने E का मान E की जगह y रख दिया, द्रव और गैस की जगह इसने b रख दिया। ठीक है, अब मैं ये इसी समीकरण में यहां E की जगह y रखूं तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू वाई अपोन में d। किसके लिए होगी? ठोस के लिए। द्रव और गैस के लिए इसने क्या समीकरण दे दिए? b इज इक्वल टू E की जगह आप b लिख दो, b अपोन में d। ये समीकरण हो गई। ठीक है, लेकिन अब न्यूटन ने बोल दिया इस गैस के लिए कि गैस जब आपका अनुदैर्ध्य तरंग या जो ध्वनि तरंग होती है गैसीय माध्यम में गति करती है तो उसका जो प्रत्यास्थता गुणांक है b, वो किसके बराबर होता है? वो गैस के प्रारंभिक दाब को आप लिखते हो p से। क्यों? क्योंकि p का मतलब प्रेशर। ठीक है, इससे तो b इज इक्वल टू p। अब इस b की जगह मैं p लिखूं तो v इज इक्वल टू p अपोन में d। ये बात बोल दी किसने? न्यूटन ने। कहा कि अतः गैस में ध्वनि की चाल आपकी ये रही। ठीक है, ये रहेगी। अब न्यूटन ने ये क्या किया था? सिर्फ सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक का मतलब इसने सिर्फ डेरिवेशन किए थे या इस पर काम किया था। ठीक है, समीकरणों को जिस तरह से इसने ये समीकरण के आधार पर देखा। अब उसने कहा कि इस चीज को मैं प्रूफ करके तो देखूं, मैं इसको प्रूफ तो करूं ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसने क्या किया? इसने हवा के लिए, किसके लिए? हवा में ध्वनि का वेग नापा। वेग या चाल एक ही बात होती है भाई। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग नापा तो इसका वेग आया 280 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 280 मीटर पर सेकंड। यानी कि ध्वनि तरंगे हवा में 280 मीटर दूरी तय करती हैं एक सेकंड में। एक सेकंड में 280 मीटर दूर जाती हैं। ठीक है, और वास्तव में जो आपकी हवा में ध्वनि की चाल होती है वो 332 होती है। कितनी होती है? 332 होती है। 332 मीटर पर सेकंड। न्यूटन ने जो मान निकाला वो निकला 280, लेकिन नेचुरल इसका होता है 332। तो ये इतना डिफरेंस आ गया। कितना आया? लगभग निकालो भाई, ये आपका 52 मीटर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 1-2 मीटर का आ जाता तो चलो चार मान लेते, 52 मीटर का डिफरेंस आया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। न्यूटन को इसमें कमी नजर आई भी, मैंने जो रिजल्ट निकाला वो इतना कम कैसे निकला। न्यूटन ने इस पर विचार किया भी मैंने सैद्धांतिक रूप से तो 280 निकाला और 332 इसका होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, यानी मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। न्यूटन ने इसमें कमी नजर आई न्यूटन को। तो न्यूटन ने सोचा कि ये कमी कहां रही है। तो न्यूटन ने बेचारे ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसके बारे में नहीं बता पाया, वो इस कमी को वो नहीं बता पाया। बाद में एक इसका वैज्ञानिक हेल्प, आपको पता है वैज्ञानिक भाई होते हैं, तो इसका एक भाई था जिसका नाम था लाप्लास। क्या नाम था? लाप्लास। और लाप्लास से कईयों को लाप्स याद आती होगी ना। ठीक है, लाप्लास वैज्ञानिक ने इस कमी को सुधारा और लाप्लास ने क्या कहा? इसने हवा में ध्वनि की चाल को निकाला इस सूत्र से। अब इस सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र क्या है? अब इस सूत्र पर अपने विचार करेंगे। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते चलें ताकि आपको इस चैप्टर, आपको लग रहा होगा कि सर ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। बोरिंग हो चाहे ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लाप्लास ने क्या रूल निकाला? लाप्लास ने कहा कि v इज इक्वल टू लैम्डा p अपोन में d। ठीक है, इससे इसने रिजल्ट निकाला। वायु के लिए लैम्डा का मान होता है 1.41,
वायु के लिए होता है 1.41। ये मान रख दिया। प्रेशर रख दिया इसने कितना, P इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ Nm। ये मान आपको एक्यूरेट याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायु का दाब कितना होता है या वायुमंडल का दाब कितना होता है, तो ये इतना आपको याद रखना है, इतना होता है कितना, ठीक है। Nm का मतलब क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए तो जब मैंने मात्रक पद्धतियां आपको करवाई थी तो यहां से आप इसका सूत्र भी बना सकते हो। क्या बनेगा दाब का सूत्र, बल बटा में क्षेत्रफल, यही तो होता है, क्योंकि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। ये मात्रक आपको निकालने आनी चाहिए। अगर कोई बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है, उसको ये चीजें मात्रक वगैरह अगर सीखने हैं, वो अपनी कंप्लीट फिजिक्स प्लेलिस्ट है उसको रूटीन वाइज देखेंगे तो आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है। बीच बीच में से देखोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा, ना आगे वाला समझ में आएगा ना पीछे वाला समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप पहली बार जुड़े हो तो पीछे वाली क्लासों को फटाफट करके देखो, फटाफट नोट्स बनाओ, जैसे भी जल्दी जल्दी इस क्लासों को कवर करो और दिन में 2-4 क्लासें देखो। अगर साथ में मिलकर चलना है तो वैसे आप प्लेलिस्ट में शुरू से देख रहे हो तो आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको पुरानी चीजें आपको लगता हो कि सर हमें ये मात्रक निकालने नहीं आते, तो बैक वाली क्लास पर जाकर देख लिया करो, दिक्कत कहां पे है। जो शब्द मैंने आपको समझ में नहीं आते, अब जैसे प्रत्यास्थता शब्द आया, अब आप भूल गए कि सर प्रत्यास्थता क्या होती है, तो जब मैंने करवाया उस वीडियो को देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। वो चीज कह रहा हूं मैं। चलिए, तो लाप्लास ने इस सूत्र से इसको निकाला और डेंसिटी भी बता दी 1.29 kg मीटर की क्यूब। अब इसका भी आप सूत्र निकाल सकते हो घनत्व का। कैसे निकालोगे, केजी किसका मात्रक होता है, सर केजी तो द्रव्यमान का होता है, बिल्कुल सही है भाई, द्रव्यमान। और मीटर की क्यूब किसका होता है, आयतन का, द्रव्यमान बटे में आयतन। ये आपका घनत्व का सूत्र आ गया। यहां से आप घनत्व का सूत्र भी बना सकते हो। मात्रक से सूत्र और सूत्र से मात्रक इजीली बन जाते हैं। ये मैं आपको पिछले वाली क्लास में सिखा चुका हूं, जिस तरह मैंने केमिस्ट्री की क्लास ली थी वहां पर सिखाया था ना कि सूत्र कैसे बनाते हैं, यहां पर भी आप ये चीजें बना सकते हो। बस रेगुलरली लिखोगे तो आराम से सूत्र बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बच्चे बोलते हैं सर इसका रट्टा मारना पड़ता है, अरे रट्टा नहीं मारना पड़ता, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होती, आराम से चीजें बन जाती हैं, ठीक है। अब आपको ये 2 समीकरण याद रखनी है क्योंकि इसका अलग से डेरिवेशन बनता है, तो आप इसका मैं आपसे यही कहूंगा, इसको स्टार लगा के याद करो और काम खत्म करो। आपका ये जो लैम्डा है इसका मान होता है Cp बटा में Cv Cp, Cp अपॉन में Cv और Cp। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। Cv भी आपका क्या होता है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और D आपका होता है गैस का आयतन। बस ये लैम्डा का इतना मान याद रखो, ये वाला है ना वायु के लिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ये गैस के लिए है, इतना याद रखो। ये अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आपको लगेगा कि सर हमारे लिए ये नई चीज है, बिल्कुल आपके लिए नई चीज है ये। जब आप 12th क्लास की फिजिक्स करते हो ना, वहां पर इसको पूरा डिफाइन किया जाता है कि ये कहां से आया, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्मा ग्रहण का, ये वगैरह वगैरह होते हैं। तो ये आपको फिजिक्स 12th की फिजिक्स में काम आने वाली चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपका इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 3 सूत्र याद रखने हैं। पूरी इस स्लाइड से मैं आपको 3 सूत्र दोबारा फिर लिख देता हूं, सूत्र कौन कौन से याद रखने हैं। चलिए, आपको 3-4 सूत्र ध्यान में रखना, इतने में आपका काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको ध्वनि की चाल का नॉर्मल सूत्र याद रखना है, B = E अपॉन में D, पहला सूत्र, ठीक है। ठोस के लिए अगर आपको पूछे तो आप बोल दोगे B = Y अपॉन में D। द्रव और गैस के लिए पूछे तो आप बोल दोगे V = B अपॉन में D। स्पेशली गैस के लिए पूछे तो आप बोल दोगे V = BD, और B = P होता है कहां पर, गैसीय अवस्था में, ठीक है। इस वजह से हम V = P अपॉन में D लिख सकते हैं। ये बात तो बोली थी न्यूटन ने, यहां तक सारा काम किसने किया था, न्यूटन ने किया था। लेकिन लाप्लास ने एक अलग बात बोल दी जो कि बिल्कुल सही थी। उन्होंने बोला कि आपका जो ध्वनि की चाल होगी गैसीय अवस्था में, ये दोनों बातें तो एक्यूरेट हैं ठोस और द्रव के लिए। तो गैस के लिए उन्होंने एक अलग बात बोल दी कि आप ये चीज ऐड करो, उसके बाद में आप क्या करो, आप कर दो इसमें
बी अपॉन में बस इतने में आपका काम हो जाएगा, बात बस ठीक है। और बी को आप यहां पर पी लिख सकते हो, तो एक ये भी सूत्र बन सकता है। ये आपको इतने सूत्र याद रखने, इतने में आपका काम हो जाएगा बस, और कुछ नहीं याद रखना। अब आपको बहुत सी चीजें सूत्र याद तो वो पूछ सकता है, सूत्र से रिलेटेड कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछ लेगा, ठीक है। ये आपका प्रत्यास्था गुणांक है, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक है, ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। लिख देता हूं, ये सीधा प्रत्यास्था गुणांक है, प्रत्यास्था गुणांक, ये आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्योंकि प्रत्यास्था वाला चैप्टर मैं अच्छे से आपको करवा चुका हूं, तो यहां पर मैं नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है। ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे विचार करते हैं, एक बार उतार लो इसको। चलिए आगे बात करते हैं। ठोस की प्रत्यास्थता होती है सबसे अधिक, ठोस की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है। अब है ना, कई बच्चे, वैसे तो मैंने बता दिया था, जैसे स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया था, तो स्प्रिंग क्या होता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, वो प्रत्यास्था होती है। लेकिन अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करना वास्तव में प्रत्यास्था होती है। नॉर्मली डेली रूटीन में आप समझते हो कि जो चीज जितना ज्यादा फैलेगी, बाहरी बल लगाएंगे सामान्य अवस्था में, वो ज्यादा प्रत्यास्था नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कम फैलेगी, जो कम फैलेगी, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन का, अब जैसे देखा जाए, आपको क्या एग्जांपल दे, ये जैसे डस्टर है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था उसकी वजह से। तो मैंने आपको बताया था कि डस्टर और जो आपका स्प्रिंग होता है उसमें सर्वाधिक प्रत्यास्था किसकी होगी, डस्टर की होगी, क्योंकि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई थी। आगे बात करते हैं, ठोस की प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, द्रव की उससे कम, और गैस की सबसे कम। तो निर्वात की प्रत्यास्था 0 या नगण्य है ना। चलिए, क्योंकि निर्वात तो कोई माध्यम ही नहीं होता, तो प्रत्यास्था कहां से गई। अब आपको एक बात पता है कि ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता के साथ साथ बढ़ती है। जितनी ज्यादा प्रत्यास्थता उतनी ज्यादा ही ध्वनि की चाल। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्था किसकी होती है, सिर्फ ठोस की होती है। तो ध्वनि माध्यम में, ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव की होती है, तो उससे कम भी चाल द्रव में, और सबसे कम गैस में, माध्यम में, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल होती है। ये आपको पता लग गया होगा। अब आपको चीजें याद रखनी है, कुछ नहीं करना, रट्टा मारनी है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। चाल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड, और वेग का सूत्र भी होता है मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1493 मीटर पर सेकंड, और लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखो, लोहा क्या है आपका, ठोस, जल क्या है आपका, द्रव, और वायु क्या है आपकी, गैस। तो सर्वाधिक लोहे में, उससे कम गैस में, सॉरी जल में, और उससे कम गैस में, चीज प्रूफ हो रही है ना। तो ये आपको सामने में देखने को मिल ही गया है चीजें। अब आपको याद रखनी है डाटा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है 260 मीटर पर सेकंड। भाप 100 डिग्री पर इसकी चाल होती है। भाप क्या होता है, जल का रूप होता है, जल की गैसीय अवस्था होती है। तो जल जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है तो वो भाप का रूप लेता है। तो भाप में जो चाल होती है वो 405 मीटर पर सेकंड ध्वनि की है। यानी कि भाप में से अगर आप ध्वनि गुजारोगे, ये चीजें हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें चाल कैसे, तो ये माध्यम है। इसमें से जैसे CO2 में से आप ध्वनि गुजारोगे तो ध्वनि को चाल आपकी ये प्राप्त होगी, भाप में से गुजारोगे तो ये प्राप्त होगी। अल्कोहल, अल्कोहल को जानते ही हो, अल्कोहल में से अगर गुजारोगे तो 1213 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1213 मीटर पर सेकंड। H2 यानी कि हाइड्रोजन, कहीं कहीं आपको 1260 भी मिल सकता है और 1269 भी मिल सकता है। तो ये वैसे एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, लगभग मान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बुक में इसको 1260 भी दिया हुआ है और 1259 भी दिया हुआ है। एक ही बुक में दो जगह अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो आप इसको 1260 और 1259 दोनों कर लो, ठीक है। अगला है पारा, यानी कि Hg, यानी कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है।
इसमें होती है 1450 मीटर पर सेकंड। समुद्री जल में कितनी होती है 1533 और कांच में कितनी होती है 5640 और एल्यूमिनियम में होती है 6420। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम क्या है धातु, धातु है यानी कि ठोस, कितनी है 6420 मीटर पर सेकंड। कांच क्या है सर, कांच तो ठोस होता है, बिल्कुल ठोस होता है, लेकिन ये अतिशीतित द्रव होता है कांच, ये बात भी आपको याद रखनी है, अतिशीतित द्रव होता है। तो इसमें देख लो थोड़ी सी कम हो गई है। समुद्री जल ये भी कम हो गई है 1533 और पारा 1450, ये वैसे ही द्रव्य अवस्था में होता है, तो ये आपको पता लग ही रहा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ठोस में होगी ध्वनि की चाल, ये बात यहाँ पर प्रूफ हो रही है। ये डाटा आप एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएंगे। अब आपको जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, ध्वनि तरंग एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करे, यानी कि चाहे वो द्रव माध्यम से गैसीय अवस्था में जाए, चाहे गैसीय अवस्था से द्रवीय माध्यम में आए, या गैसीय माध्यम से ठोसीय अवस्था में जाए, कोई भी किसी भी माध्यम में जाए, बस माध्यम बदलेगी। जब ध्वनि तरंगे अपना माध्यम बदलती हैं तब उनकी चाल में भी परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, ये तो सर हम पढ़ के ही आ रहे हैं। चाल में परिवर्तन के साथ साथ तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होगा। चाल में तो परिवर्तन होगा ही होगा, तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। और फिर क्या परिवर्तन नहीं होगा जो आपको याद रखना है, आवृत्ति, आवृत्ति उसकी अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति क्या रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, वो आपकी आवृत्ति कभी नहीं बदलेगी, ये बात भी आपको पता लग गई होगी। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, स्टार लगाकर मैंने इसीलिए इस बात को अलग लिखा है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ये डाटा आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हल्की फुल्की बातें हैं, दो चार देख लेते हैं, कुछ नहीं है। ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि की चाल को या ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या कुछ भौतिक राशियां होती हैं। तो जिसमें हम पहले बात करेंगे दाब या प्रेशर की। इसके बारे में क्या बात लिखी है कि अगर ताप समान हो या समान ताप होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समान ताप होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो दाब, चाहे दाब कम हो चाहे दाब ज्यादा हो, बस गैस का तापमान क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तो उसकी ध्वनि की चाल में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर उलझाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा है ताप का प्रभाव। कुछ नहीं याद रखना, सीधा सीधा याद रख लो कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, है ना। ताप बढ़ने पर किसका, माध्यम का, याद रखना है माध्यम का। माध्यम आपका ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही आप माध्यम का ताप बढ़ाओगे तो वह ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। माध्यम का ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल भी आपकी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वायु में अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हो, फॉर एग्जाम्पल वायु में अगर आप 1 डिग्री तापमान बढ़ाते हो तो ध्वनि की चाल में वृद्धि कितनी होगी, 0.61 मीटर पर सेकंड, इतनी वृद्धि हो जाएगी 1 डिग्री ताप बढ़ने पर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है प्यारे बच्चों नमी, इसके अंदर वायु में नमी, किसमें, वायु में नमी, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी। तो नमी युक्त वायु का घनत्व, नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है वो शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना कि नमी वायु में क्या है, नमी है यानी कि जल के कण है, शुष्क वायु में जल के कण नहीं है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर नमी में तो घनत्व ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायु के कण कम हो गए, वहां पे वायु के कण कम हो गए हैं। जल की बात छोड़ दो एक बार, नमी युक्त वायु का घनत्व होगा वो शुष्क वायु की अपेक्षा कम होगा, यानी कि नमी जो वायु होगी ना वो कम घनत्व होगी और जो शुष्क वायु होगी वो ज्यादा घनत्व वाली होगी। इसी वजह से बरसात में, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है कम और आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल होती है वो आपकी ज्यादा। इसी वजह से एक एग्जांपल दिया है कि बरसात में सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है, बरसात में सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है, ये बात यहां पर प्रूफ होती है। ठीक है,
कुछ नहीं है, हल्की फुल्की बातें। अगला है माध्यम के वेग का प्रभाव। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट है। माध्यम का वेग का मतलब है जैसे माध्यम के वेग की दिशा, कि माध्यम खुद किस दिशा में है, तो इसका मतलब है माध्यम के वेग की दिशा में अगर ध्वनि को भेजा जाए तो ध्वनि की चाल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और उसे अगर विपरीत दिशा में भेजा जाए तो ध्वनि की चाल हो जाएगी वो कम। इसको मैं एक आपको रियल एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। कभी मौका मिले तो सीधी सी बात, आप सभी इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। चलिए एक है ना आपको एग्जांपल बताता हूं। कभी भी अगर आपको मौका मिले तो जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हो, वहां पर ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझने को मिलता है। या कभी रेलवे स्टेशन पे तो चलो बहुत सी ट्रेनें आती हैं, लेकिन कई बार आप ऐसी जगह पर रेल में सफर कर रहे होते हो तो कहीं एक सुनसान सी जगह पर ट्रेन रुक जाती है और अपने देखते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि क्रॉसिंग हो रही है। क्या हो रही है? क्रॉसिंग। तो वहां पर ट्रेन रुकी होती है और दूर से ट्रेन आ रही होती है, दूर से ट्रेन आ रही होती है। तो जैसे जैसे ट्रेन हमारे करीब आ रही होती है तो हमें उसकी जो हॉर्न है, उसकी जो ध्वनि है वो सुनाई, पहले धीरे धीरे सुनाई देती है, धीरे धीरे हमारे पास आती है तो वो ध्वनि बढ़ती जाती है, यानी कि वो वेग की दिशा में आ रही है। समझ रहे हो? उसके बाद में वो हमारे से दूर जाती है तो उसकी वेग की ध्वनि हो जाती है कम, है ना? यानी कि पहले हमें कम सुनाई देगी, फिर जैसे जैसे हमारे नजदीक आएगी हमें ज्यादा सुनाई देगी, फिर वो हमारे पास में से गुजरेगी, फिर ज्यादा से कम की तरफ वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि माध्यम में वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में कम हो जाती है, बस। या एक एग्जांपल और है जो छोटे होते आप समझते थे। क्या करते थे? जैसे हम स्कूल जाते थे, यह बचपन की कहानी है। तो गर्मियों में आपको पता है लू वगैरह चलती है, आंधियों का मौसम होता है, तो हम साइकिल पे जाते थे ना, तो देखते थे कि अगर हम इस दिशा में आ रहे होते थे, ठीक है, यानी स्कूल से इधर आ रहे होते थे, हम देखते कि यहाँ इस दिशा से हवा का प्रभाव देखते थे, हवा इधर चल रही है क्या, तो हम आंधी आने का अगर होता ना, भाई आंधी आने वाली है, तो वेट करते थे। आंधी आने वाली होती है तो वेट करते थे, भाई आंधी आएगी, उसकी हवा के प्रभाव से हमें साइकिल के पैडल नहीं मारने पड़ेंगे, अपने आप हवा के प्रभाव से आगे चली जाएगी, तो चाल अपने आप बढ़ जाती थी। और वही सामने से आंधी आ रही होती है, यानी कि हवा की दिशा ये और हम इधर जा रहे हैं, तो भाई साहब पेडल मारते मारते पैर थक जाते थे ना, और साइकिल चलती थी धीरे धीरे। वही बात यहां पर हो रही है कि हवा की वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और इसकी विपरीत दिशा में जाओगे तो चाल हो जाएगी कम। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल है वो आपको समझना है। ध्वनि की चाल, ये आपको एक चीज और है, ध्वनि की चाल गैस के घनत्व व अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि ये गैसीय अवस्था के लिए है कि गैस का घनत्व और उसका अणुभार, किसका? गैस का अणुभार। अब आप बोलोगे कि सर अणुभार क्या है? यहां पर उसने थोड़ी सी केमिस्ट्री को डाल दिया। अणुभार यानी कि अणु का भार कितना है, अणु का भार। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 होता है, चलो वो तो आपको पता है। ऑक्सीजन का कितना होता है ना? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका अणुभार होता है 16, लेकिन इसने कौन सा बोला है? अणुभार। ये इसके परमाणु का भार है, लेकिन ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तो 16 दूना 32। इस तरह से अणुभार निकलते हैं, जो मैंने केमिस्ट्री वाली क्लास में आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो इसका सूत्र इसने बता दिया कि V समानुपाती 1 में m की रूट। ठीक है, वर्गमूल लिया गया, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/e होता ही है, ये सभी चीजें आप जानते हो। यदि अब इसने एक एग्जांपल दिया कि यदि 2 गैसों के अणुभार है, जिसका एक का है, 2 गैस है जिसका अणुभार क्या है? एक का m1 और दूसरे का m2, तो ध्वनि की चाल v1 v2 हो तो इसका सूत्र बनेगा v1 में v2 m2 में m1। अब देखो v1 के लिए अपोजिट में क्या आ जाएगा? ये इधर देखो तो m2 इसके अपोजिट में आ गया ना, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट में, तो v1 के लिए v1 m1 यहां पर आ गया और v2 के लिए m2 यहां आ गया, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गया और दोनों के ऊपर रूट लगा दिया। तो इस तरह से आप सूत्र को सॉल्व कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स की चीजें हैं, रट्टा मार लो चाहे इसको समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दे दिया इसने कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीजों को। आपको पता है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1260 होती है, हम अभी पीछे पड़ गए हैं। तो ऑक्सीजन में कितनी होगी? तो ऑक्सीजन में कितनी होगी? लगाओ सूत्र में, VH कितना है? 1260। VH में m2 कितना है? 2,
और MO कितना है 32, यानी कि ऑक्सीजन का MO। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना अलग से आपको सॉल्व करके बताता हूं, इसी सूत्र में रखते हैं। तो VH बटा में VO इज इक्वल टू MO अपॉन में MH। चलिए इस तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो VH कितना है 1260 बटा में VO इज इक्वल टू MO कितना है 32 अपॉन में 2, ये हो गया। चलिए इसको रूट में करते हैं। अब ये इधर साइड जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं VO इज इक्वल टू 2 अपॉन में 32 इंटू 1260। ये मैथमेटिक्स की चीजें के जरिए इसको कैसे सॉल्व किया कर सकते हो आप, इसको रूट लगाओ। अब इसको आगे सॉल्व करो। V0 इज इक्वल टू, इसको काटो, 2 1 कम 2, 16 दूना 32, तो 1 बटा में 16 रूट इंटू 1260। अब 1 का रूट, इस रूट को खोलते हो आप, इस रूट को आप खोलोगे क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब वाला खेल है, मैथमेटिक्स आती होगी, तो 1 का 1 होता है